हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग फिर से अब लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जितना भी पीछे शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था वो टोटल बता दिया है। और जिसने भी इसको नहीं देखा होगा उसने उसको जाके पहले उसको देख लेना है। ठीक है, अभी हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करते चलें। ठीक है, आप लोगों का वही काम है कि हम आप लोगों को कंटेंट रेडी करके दें और आप लोग उस कंटेंट को पसंद करें और लाइक भी करें। ठीक है, और यदि कोई दोस्त मित्र होगा इस तरह की जो वो अभी 10th में तैयारी कर रहा होगा तो उसको शेयर करें ताकि वो अभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। देखिए इसमें आप लोगों को जो है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, थ्योरी में आपका जिसका लिखा हुआ होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं भी देखेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम इस सब चीज़ पढ़ा के रखें, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, धोने का सोडा के दो प्रमुख उपयोग हैं। ये धोने का सोडा का कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, बताए थे हम। घरों में साफ सफाई के लिए हम लोग क्या धोने का सोडा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, धोने का सोडा बोलिए या फिर धावन सोडा बोलिए, बातें की है। ठीक, बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका यूज करते हैं। अग्निशामक क्या होता है? आग बुझाने में। तो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग आग बुझाने में करते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसको ये सोडा का उपयोग हम लोग अग्निशामक में क्यों करते हैं? इसके पानी के साथ इसको जब छिड़काव मारा जाता है प्रेशर के साथ पानी, उसमें क्या होता है वो बाद में CO2 गैस रिलीज करता है, जिसके कारण वह सोडा के कारण वह CO2 गैस रिलीज करता है और ये आग बुझ जाती है। तो ये कारण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को बुझा सकती है। कोई कोई बोलता है हवा नहीं लगने देना दिया बुझ जाएगा, वो हवा से दिया नहीं बुझता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अति कोई चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड में रख के देखिए, दिया आपका जलेगा ही नहीं। आप कोई चीज़ किसी बर्तन में रख लीजिए, ऊपर से कुछ ढक दीजिए, आपका देखिए उसमें जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगा जाने के लिए तो क्या हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दिया बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये आग जो होता है वो हवा के कारण सुलगता है, ना कि ये बुझता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी। खाने की चीज़ों में भी वो मुलायम बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा आप लोग देखें, हम लोग कुछ तो बनाए हैं, जैसे दुर्गा पूजा में कुछ भी बनाते हैं, निमकी रहे या फिर बलसाई रहे, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ताकि उससे क्या होता है खाने की चीज़ जो होती है मुलायम बनती है। ठीक है, कचौड़ी जो बनाते हैं उसमें भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है? तो ताजे दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो ये दो क्वेश्चन है इसका। ठीक है, दो क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखिए इसको, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा किसी होती है? क्षारीय होती है। दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है। जो अम्लीय होता है पीएच मान में उसका उसके पीएच मान को ये बढ़ा के क्षारीय में कर देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता और यह क्या होता है, थोड़ा टिकाऊ हो जाता है। 2 दिन यदि रहने रहे दूध तो 3 दिन 4 दिन तक चल जाएगा बेकिंग सोडा मिलाने से। ठीक, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध का क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। अब उसको हम यदि क्षारीय कर दिए तो उसमें लैक्टिक अम्ल बढ़ने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, वह धीरे धीरे करके उसको अम्लीय बनाएगा, तब तो वह मतलब दही जमेगा। अम्ल की अधिकता जब तक नहीं होगी तब तक वो दही जमेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जब बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसमें दही जमने में उसको टाइम लगता है। तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम में हाँ पूछेगा ही। इसमें आप देखिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन छिपा हुआ है इसके अंदर, एक क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, MCQ में आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखिए ABCD 4 दिया है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, पीएच का मान 4, 1, 11, 7 और 9 दिया है, प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें स्केल को, यदि कोई भूल गए होंगे उसके लिए भूल चूक का माफ़ी यहाँ से अपना अदा कीजिए। ये होता है 0, 7 और 14, स्केल बना दिए। ये 14 7 से अधिक जब होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से जब कम होता है, ये कम का चिन्ह दिया, ये अधिक का चिन्ह दिया। ठीक है, जब 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, अब देखिए उदासीन कब होगा? तो 7 जब रहेगा, मतलब 7 यहाँ ऑप्शन में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पीएच मान इसमें लिख दीजिए, उदासीन में ये पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। परबल क्षारीय कब होगा? जब सबसे अधिक हो, वह परबल क्षारीय होता है।
तो इसमें pH मान इसका कितना हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा दिया है 11 होता है, आपको pH मान इसका लिखना होगा 11। प्रबल अम्लीय 0 पर होता है सबसे प्रबल, लेकिन 1 यहाँ दिया ऑप्शन में, तो आपको pH मान यहाँ क्या लिखना है 1 लिखना है। दुर्बल अम्लीय यदि बात करें तो ये थोड़ा सा 7 से कम होता है, तो 7 से कम क्या होगा 4 ये होगा, तो pH मान यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दुर्बल क्षारीय की बात करें तो 14 से कम होगा, ठीक है 14 से कम होगा तो कौन होगा 9 हो जाएगा, 9 होगा ना, pH मान यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक तो क्षारीय होता है। और क्षारीय का यहाँ हम दुर्बल क्षारीय 7 किस में लगाए उदासीन में 7 लगा दिया, ऑप्शन बचा था 11 को भी हम लगा दिए प्रबल, अच्छा प्रबल क्षारीय में, हाँ ये प्रबल क्षारीय में 11 लगा दिए। यही ऑप्शन सबसे इसको मिला के आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो ये मैंने सब आपको बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, इतना ही क्वेश्चन है क्या, नॉन मेटल धातु शुरू हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग इसको, इससे पहले थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इधर उसके बाद फिर इसको देखते हैं। इसमें दिया है यौगिक के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इसको जब जल में घोला जाता है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है H+ आयन वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, क्योंकि इसको जब तक जल नहीं मिलाएंगे तब तक ये H+ आयन देगा नहीं, इसीलिए यह जो होता है स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये जो होता है ये सब दोनों जो आपको एसिड दिया हुआ है दोनों, उसमें क्या होगा, इसमें जब तक ये अणुओं के साथ मिलकर जल के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। इस कारण ये HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये H+ आयन है जिसमें जल है, H भी अलग किया है, क्लोरीन भी अलग किया, H और H2O यहाँ अलग किया, इसको बना दिया दोनों को जोड़ के H3O। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप एक दो बार पढ़िएगा, बाकी आप यहाँ तक ही लिखते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको नहीं भी दिखाएगा तो इससे दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि निम्न अभिक्रिया में से पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण का आपका समीकरण, इसमें एक पेपर लेना होगा हमको, समीकरण दिखाना है आपको। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए इसमें सबसे पहले आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो इसका क्या होता है H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 और किसके साथ दिया है, तो अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये जिंक का फॉर्मूला आपका क्या होता है Zn होता है, ठीक है। तो इससे ये जो होता है प्लस होता है, SO4 जो होता है 2- होता है, तो ये प्लस जो है इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ZnSO4, क्या बना देगा ZnSO4। और प्लस में ये H2 जो बच गया, ये आपका H2 जो बच गया ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। देखिए इसमें G से गैस होता है, S से सॉलिड होता है, जो लिखा हुआ है आप इसको नहीं भी लिखिएगा एग्जाम में तो आपसे इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और इसमें आप मत फंसिएगा, कभी यदि आपको पता नहीं चले कि ये क्या होता है फिर आप फंस जाएंगे कि तब तो गलती कर दिए इधर इसको गैस लिख के, इसलिए आपको उसको लिखना ही नहीं है। ये S और G एक्वस लिखे हुए हैं, इसमें एक्वस जिसमें जल की मात्रा होती है उसमें एक्वस दिया जाता है, उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बेस में भी हम लोग एक्वस यूज करते हैं तो उसको इसीलिए हम लोग लिखते ही नहीं, उसको इग्नोर करके ही चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप क्या दिया कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, HCl दिया है, प्लस में क्या दिया है अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, मैग्नीशियम पट्टी के साथ मतलब Mg दिया है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, दिख रहा है, ठीक है। तो MgCl हो जाएगा, ये MgCl हो जाएगा और ये H फिर क्या हो हाइड्रोजन इसका बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन कभी भी H इस तरह सिंगल नहीं रह सकता है, इसको आपको डबल करना होगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप लोगों को बताया हम ये सब बढ़िया से, तो यहाँ आपको 2 करना होगा, 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ भी आपको 2 लगाना होगा। इस तरह करके आपको बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो ये यहाँ आप जब इसमें 2 लगा दिए तो Cl2 हो गया, तो यहाँ आप Cl2 लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, C नंबर क्वेश्चन ये भी करके दिया है, ये भी C नंबर में दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस में एल्यूमिनियम, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होगा, प्लस में एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है। क्या बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन, इसमें लिख भी दिया है
ये एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। ये प्लस था, ये माइनस चार्ज था, ये दोनों मिलके ये SO4 बन गया और H2 यहाँ था, H2 यहाँ पे था, तो ये बैलेंस हो गया। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट बोल रहा है और हाइड्रोजन बोल रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस में एल्युमिनियम जो सॉलिड अवस्था में रहेगा, इसमें 2 एल्युमिनियम लेना होगा आप लोगों को। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया प्लस में एल्युमिनियम, तो ये एल होगा, तो ये Al, और एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Al2SO4 होता है। ठीक, जब Al2SO4 होगा इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 2 लग जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट दे दिया था। Al2, देखिए इसमें ये एल्युमिनियम है और ये सल्फेट है, इसका 2 माइनस होता है, और इसका जो होता है एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 10 3 13, 2 8 10 3 13, तो ये इसका होगा 13, इसका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये Al2 और SO4 का होल क्यूब, तो इसका ये हो जाएगा SO4 का होल 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस। तो जब ये इतना हो जाएगा तो इसमें यहाँ अब इसको बैलेंस किसे करेंगे हम, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक, सी नंबर देखिए आप, H2SO4 है, प्लस में दिया है एल्युमिनियम, Al दे दिए हम, ठीक है। उसके बाद दिया है एल्युमिनियम सल्फेट, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का निकाल के दिखा दिए, Al2SO4 का होल 3, और प्लस में ये H2, हाइड्रोजन का H, लेकिन H2 लिखना है इसको, H2 यहाँ भी है तो H2 लिख दिए, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आपका H2 हो गया, SO4 1 हो गया, एल्युमिनियम 1 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है, SO4 3 हो गया, तो यहाँ 3 है नहीं है, तो इसको 3 कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और सल्फेट 3 हो जाएगा, यहाँ सल्फेट 3 मिल गया, एल्युमिनियम 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, ये 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो इसको यहाँ क्या करना होगा, 3 करना होगा, इसमें यहाँ 3 कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो गया, ये यहाँ 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये L2 हुआ, इसमें 2 लगा दीजिए, मतलब ये आपका इस तरह करके बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आपको फास्ट इसमें करना है, ठीक है। ये यहाँ आपका क्या हो गया, 3 हो गया, Al में इसमें हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये L2 वाला में कुछ लगाना नहीं लगाना, इसमें 3 लगाना, तो ये 3 लिख भी दिए थे, 3 हो जाएगा। इस तरह करके आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आप, क्वेश्चन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लीजिए, प्लस में लोहा दिया Fe लीजिए, और जो है ये फेरिक क्लोराइड बनेगा। अब देखिए इसमें ये फेरिक क्लोराइड, ये तो इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। और फिर दिया है हाइड्रोजन, ये H, इसको भी आप लोगों को बना के देखना होगा। फेरस का जो होता है सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन का 1 होगा, ये तो ठीक है। फेरस का जो होता है 3+ होता है, ये माइनस में होता है, ये इसका लेगा, ये इसका लेगा, दोनों का शेयर करके ये Fe और Cl3 बनाएगा, तो FeCl3 लिख दिए हम फेरस, फेरिक क्लोराइड का, ठीक है। और ये हाइड्रोजन रहती है, अकेला नहीं रहेगा, इसको 2 करना है, ठीक है। जब इसको 2 कर देंगे, यहाँ Cl3 है, यहाँ Cl1 है, तो इसको यहाँ 3 करना होगा। जब यहाँ Cl3 है, यहाँ Cl1 है, तो इसको 3 कर दिए, 3 हाइड्रोजन भी हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे यहाँ डबल कर देना होगा इसमें, यहाँ यदि हम फिर 2 कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 3 कर देते हैं, और यहाँ 6 कर देते हैं। लाल वाला पेन कहाँ गया, देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 है, क्लोरीन भी 1 है, फेरस सल्फेट 1 है ही है, इसमें यहाँ कितना है, ये Fe1 है और Cl3 है, मतलब Cl क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1 था, नहीं इसको 2 लिखिए इस तरह करके, ये हाइड्रोजन हमेशा H2 में ही लिखना, तो ये जब 2 हो जाएगा तो इसमें यहाँ ये 3 है, तो इसको यहाँ हम 3 करेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से भी करेंगे, मतलब टोटल ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन था और 3 क्लोरीन होगा, यहाँ 2 ही था, यहाँ भी 3 कर दीजिए, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 क्लोरीन भी हो जाएगा, यहाँ 3 क्लोरीन है, इसको 2 कर दीजिए, 2 Fe हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, मतलब ये खेला बड़ा हो गया, खेला बड़ा हो गया कि नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा,
यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 3 दूना 6, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ तो आपका 3 दूना 6 करके इस तरह करके टोटल आप गिन लीजिएगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से, ठीक, तभी जाके आप लोगों को समझ में आने वाला है ठीक से। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सही टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।